वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज लर्न विद अक्षिता। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर 20 डिस्कस करेंगे। हम पूरा का पूरा चैप्टर 2 वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये पार्ट 1 है इस वीडियो का, सेकेंड पार्ट मैं जल्दी अपलोड कर लूंगी। चैप्टर 20 का नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके अंदर हम देखने वाले हैं कौन कौन से नेचुरल डिजास्टर होते हैं एंड उसके बाद हम देखेंगे मैन मेड डिजास्टर, यानी कि हम इंसान की वजह से कौन कौन से ऐसे डिजास्टर हो सकते हैं जो कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को हार्मफुल होते हैं या फिर हम लिविंग बींग्स के लिए भी वो चीजें हार्मफुल होती हैं। फिर मैं आपको बीच बीच में कुछ हार्ड वर्ड्स आएंगे उसका भी मैं आपको मतलब समझाती जाऊंगी। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हम आज के इस वीडियो लेक्चर को। ए डिजास्टर मे बी नेचुरल और मैन मेड। अब डिजास्टर जो होते हैं वो नेचुरली भी अगर हो सकते हैं या फिर हम इंसानों की वजह से भी हो सकते हैं। इंड्यूस्ड मे बी कैटेस्ट्रॉफिक और डायस्ट्रॉफिक। कैटेस्ट्रॉफिक और डायस्ट्रॉफिक का मतलब क्या है? कैटेस्ट्रॉफिक मतलब कॉजिंग सडन एंड वेरी ग्रेट हार्म और डिस्ट्रक्शन, यानी एकदम से कुछ चीज होती है या फिर कुछ मूवमेंट होता है हमारी अर्थ का, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, ये सब कुछ एकदम सडनली होते हैं, हमें पहले से मालूम नहीं चलता है, तो ये होगा कैटेस्ट्रॉफिक। डायस्ट्रॉफिक मतलब टेक्टोनिक प्लेट का जो मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं। टेक्टोनिक प्लेट मतलब जो हमारे धरती के नीचे की तरफ जो लैंड होता है वो जब हिलता है, ऐसी जो प्लेट्स होती हैं वो जब हिलती हैं उसको हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स एंड उनका मूवमेंट वो डायस्ट्रॉफिक में आता है। जैसे अर्थक्वेक हो गया, may have originated in the interior of the earth or in the atmosphere। interior of the earth मतलब वही जो हमने टेक्टोनिक में अभी पढ़ा। It is felt over extensive area on the earth and also result in devastation। If we examine a few phenomena, it will be clear that a disaster damage lives and property to a great extent। अब इन सारे डिजास्टर की वजह से हमें बहुत कुछ झेलना पड़ता है, जैसे बहुत से लोग की जान चली जाती है, फिर हमारी जो प्रॉपर्टी होती है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इन सब का भी बहुत ज्यादा हमें नुकसान झेलना पड़ता है। Some events like volcanic eruption, earthquake, tsunami, etc. are corrective result of nature as well as man-made induced act। वोल्केनिक इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी जब फटता है और उसमें से जब लावा निकलता है, लावा के जो एशेस रह जाते हैं वो जलने के बाद काली काली जो होती हैं, उससे भी हमारी सॉइल फर्टिलिटी, हमारा एयर पोल्यूशन, बहुत सारा कुछ क्रिएट हो सकता है। फिर अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, भूकंप की वजह से भी बिल्डिंगें गिर जाती हैं, जो फ्लैट्स बन रहे होते हैं उनका कंस्ट्रक्शन रोकना पड़ता है और बहुत लोगों की जानें भी चली जाती हैं। फिर है सुनामी। देखो सुनामी में टी साइलेंट होता है इसलिए उसको सुनामी बोला जाता है, ये भी बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। आर कलेक्टिव रिजल्ट, ये दोनों, ये मतलब ये तीनों चीजें जो है वो कलेक्टिव रिजल्ट है। इसके अंदर नेचुरली भी हो सकता है ये अकर, या फिर मैन मेड से भी अकर हो सकता है। Then है some events bring pre-planned devastation and destruction। devastation and destruction का मतलब यही होता है कि बहुत बड़ा हार्मफुल होना, या फिर डिस्ट्रक्शन मतलब ये भी कह सकते हो कि कुछ चीज़ों का लॉस होना, बहुत हार्मफुल इफेक्ट हमें दिखाई देती है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया गया है, जैसे कि अटोमिक अटैक बाय यूएस बॉम्बर्स ओवर हिरोशिमा एंड नागासाकी सिटीज ऑफ जापान इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है जैसे प्री प्लान डिवास्टेशन एंड डिस्ट्रक्शन का, पहले से प्लानिंग करके जो जगह को डिस्ट्रॉय करा जाता है उस टाइप के एग्जाम्पल में से हमें एक अटोमिक अटैक का हमें बताया गया है यहाँ पे। जैसे यूएस वालों ने यानी कि अमेरिका वालों ने हिरोशिमा और नागासाकी, दो सिटीज थे जापान के पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिसकी वजह से एक्चुअली हुआ था, तो यही यहाँ पे बताया गया है कि उन दोनों सिटीज पे अमेरिका वालों ने बम गिराए थे, एटॉमिक बम। तो ये कौन सा, ये प्री प्लान यानी कि मैन मेड डिजास्टर है। वेयर सम इवेंट्स आर रिजल्ट ऑफ ह्यूमन नेग्लिजेंस और मिस्टेक। और उसी की तरह एक और हमें एग्जाम्पल दिया है जो कि हम इंसानों की गलती की वजह से या फिर कुछ नेग्लिजेंस, मिस्टेक हो सकती है, इसकी वजह से कुछ हादसा हुआ है। तो उसका एग्जांपल यहाँ पे दिया है हमें भोपाल गैस ट्रेजेडी एंड चेर्नोबिल एटॉमिक डिजास्टर ऑफ रशिया। ये दोनों एग्जांपल को हम नीचे और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिजास्टर। ये हमने ऊपर देखा कि किस किस टाइप के डिजास्टर होते हैं, यानी कि हमने कुछ एग्जांपल देखे और कौन कौन सी ऐसी घटनाएं बन चुकी हैं रियल इंसिडेंट। अब हम देखते हैं इन ब्रीफ टाइप्स ऑफ डिजास्टर। We are aware of the risk of disaster. To decide the strategy for relief work, it is necessary to know the reasons and responsibility situation। हम सबको मालूम रहता है कि क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं डिजास्टर जब होता है तब। हम जैसे डिजास्टर खत्म हो गया तो हमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, कैसे सारी चीजें सेटल डाउन होंगी, ये सारा कुछ हम इस चैप्टर से सीखने वाले हैं।
अब हम डिजास्टर को मेनली दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट होता है नेचुरल डिजास्टर एंड सेकंड वन इज मैन इंड्यूस्ड डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर के बारे में हम आज की इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे एंड सेकंड पार्ट जो आने वाला है उसमें हम मैन मेड या मैन इंड्यूस्ड डिजास्टर के बारे में देखेंगे। नेचुरल डिजास्टर में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे फ्लड, बाढ़, साइक्लोन, तूफान, सुनामी, देन ड्रॉथ मतलब अकाल पड़ना, अर्थक्वेक भूकंप, वॉल्केनो, यहाँ पे वॉल्केनो मतलब वॉल्केनिक इरप्शन, फिर फॉरेस्ट फायर जो जंगलों में आग लगती है, जैसे अमेज़न के जंगलों में लगी थी। ऑफ दीज ए फोरकास्ट इज पॉसिबल फॉर फ्लड। इनमें से अब किन किन चीजों का फोरकास्ट हो सकता है तो वो हमें यहाँ बताया गया है। फोरकास्ट मतलब हमें पहले से थोड़ा अंदाजा मिल जाता है, वो होता है ना वेदर फोरकास्टिंग वाले, वो हमें पहले से बता देते हैं कि क्या होने वाला है इन फ्यूचर। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका हम फोरकास्ट कर सकते हैं, वो है फ्लड, बाढ़ आना, साइक्लोन, सुनामी या ड्रॉथ। इन सब की हमें पॉसिबिलिटीज पहले से थोड़ी बहुत मालूम चल सकती है, लेकिन अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन और फॉरेस्ट फायर हमें नहीं मालूम चलता कि कब होने वाले हैं। तो ये बात हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, नॉट पॉसिबल टू फोरकास्ट में कौन कौन सी चीजें हैं, तो अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन एंड फॉरेस्ट फायर। अब आता है मैन इंड्यूस्ड डिजास्टर। मैन में डिजास्टर कौन कौन से आते हैं, जैसे फायर, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो गया, फिर बॉम्ब एक्सप्लोजन, रायट मतलब दंगे, ये सारे कुछ आते हैं मैन इंड्यूस्ड डिजास्टर में। अब हम इन डिटेल देखने वाले हैं नेचुरल डिजास्टर के बारे में, वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहला यहाँ पे लिखा था फ्लड, ये देखो इधर लिखा था, ये है फ्लड। इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो फ्लड क्या होता है, बाय फ्लड वी जनरली मीन एन एक्सटेंसिव लैंड एरिया remaining submerged under water continuously for several days। फ्लड मतलब क्या होता है, ऐसा लैंड का टुकड़ा, ऐसी जमीन जो कि सबमर्ज यानी कि पानी के अंदर डूब गई है सेवरल ईयर्स, यानी कि बहुत दिनों से ऐसा लैंड जो कि पानी के अंदर डूब चुका है उसको हम बोलते हैं फ्लड, यानी बाढ़ आना। पानी बढ़ जाता है, जैसे सब जगह जो हमारी रिवर होती है वो ओवरफ्लो होने लगती है, रिवर बैंक जो होते हैं उनको भी खोल दिया जाता है, गटर लाइन खोल दी जाती है एंड बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल की वजह से ये होता है। अगर बहुत ज्यादा रेनफॉल पड़ती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में रेनफॉल पड़ती है जिसकी हमें नहीं भी जरूरत उतनी भी पड़ती है, तो वो हमारे लिए डेंजरस हो सकती है, उसको हम फ्लड बोल सकते हैं। Flood becomes dangerous when some construction is carried out ignoring human activities, drainage pattern, slope of the land and damages lives and property on a large scale। जैसे let's suppose अगर हम कॉलेज जा रहे हैं या फिर स्कूल जा रहे हैं और बहुत तेज बरसात पड़ी, एकदम से फ्लड आ गया, गटर लाइन सारी खोल दी है, सब कुछ खोल दिया, तो हम गटर लाइन में गिर भी सकते हैं, इसका भी चांस हो सकता है, या फिर हम डूब जाए अगर हमें तैरना नहीं आता तो। बहुत सी ऐसी पॉसिबिलिटीज होती हैं। What to do? अब जैसे रेनफॉल हो रही है एंड ये सब कुछ हो रहा है, इस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं, हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, वो हमें यहाँ पे देखना है। देखो सबसे पहले कलेक्ट कर लो अपने प्रीशियस और पर्सनल रिक्वायरमेंट की चीजें जो कि आप रेफ्यूज करते समय आपको काम लगे। रेफ्यूज मतलब एक सेफ प्लेस पे ले जाना, जैसे जो जहाँ पे फ्लड नहीं आएगा या फिर थोड़ी सेफ प्लेस, तो वहां पे आप चले जाओ अपनी प्रीशियस एंड पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को लेके, जैसे कि थोड़े बहुत रुपए ले गए, मोबाइल फोन ले गए, हमारी फैमिली मेंबर्स को लेके जाना उधर, ये सारी चीजें। Put water, dry breakfast, candles, lanterns, matchbox in a plastic box so that they do not get wet and they should be kept with you। पानी, ड्राई ब्रेकफास्ट सूखा नाश्ता, कैंडल्स जिससे अगर लाइट चली जाए अंधेरे में तो इलेक्ट्रिसिटी तो आएगी नहीं अगर इतना फ्लड होगा तो कैंडल की वजह से आप देख पाओगे रात में। लैंटर्न अपने साथ रखो, मैच बॉक्स जिससे आप आग जला सकते हो। फिर प्लास्टिक के डब्बे में इन सारी चीजों को भर लो और अपने साथ रखो। डू नॉट कीप चिल्ड्रन हंग्री, बच्चों को भूखा मत रखो, अगर कुछ भी नाश्ता है, कुछ भी सूखी चीजें हैं तो उनको दे दो। After the flood recedes, drink only boiled water। To move away, begin to disappear। Recedes मतलब क्या होता है वो मैंने आपको बताया, यानी कि जब आपको ऐसा लगे कि फ्लड जो है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे कम हो रहा है, उसके बाद आपको जो पानी आता है ना उसको बॉयल करके पीना है। क्यों? क्योंकि सारा जो पानी होगा रिवर्स का, पॉन्ड्स का, सारी जगह का, वो गंदा हो चुका होगा, इसलिए आपको बॉयल करके पीना होगा। तो क्या होगा, इसमें जो भी कीटाणु रह गए होंगे, कुछ भी डस्ट पार्टिकल होंगे, तो सारा कुछ प्योर हो जाएगा वाटर।
रेडियो मोबाइल फोन्स शुड बी केप्ट विथ यू इनवेरिएबली। रेडियो मोबाइल फोन ये सारा कुछ आपको अपने साथ रखना है। रेडियो पुराने जमाने का हो गया क्योंकि आजकल तो रेडियो आता नहीं है, खबर हम सारी कुछ मोबाइल में देख सकते हैं कि कहाँ पे कितना पानी भरा है, क्या सबके हालात है, तो आपको फोन अपने साथ रखना है। बी अवेयर ऑफ स्नेक्स, स्नेक्स का, सांपों का ध्यान रखें क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है, फ्लड व्लड जब भी आता है तो सांप जो है वो सूखी जगह ढूंढते हैं कहीं छुपने के लिए, कहीं रहने के लिए, तो आप ध्यान रखें सांपों का। और अपने साथ एक बैम्बू स्टिक भी रखें जिससे आप उन सांपों को भगा सकते हैं, टू कीप देम अवे। ठीक है, ये हमने सारी कुछ चीजें पढ़ी फ्लड के बारे में कि जब फ्लड आता है तो हम क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। अब हमें देखना है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी, यानी कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी है व्हेन फ्लड कम्स। डू नॉट ईट फूड प्रिपेयर इन फ्लड वाटर, बाहर का खाना नहीं खाना है क्योंकि सब जगह पानी भर गया होगा तो गंदा खाना मिलेगा, और ऐसा गंदा सड़ा खाना नहीं खाना है हमें। डू नॉट मूव आउट विदाउट कलेक्टिंग ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द रूट्स सिचुएशन बिफोर मूविंग टू ए सेफर प्लेस, हमें किसी और के झांसे में नहीं आना है। जैसे अगर कोई बोल रहा है कि उस जगह पे पानी नहीं भरा तो हमें बिना कुछ जांच पड़ताल करें वहां नहीं जाना है, क्योंकि हो सकता है उसकी खबर गलत हो और यहाँ से भी ज्यादा पानी उस पर्टिकुलर जगह पे भरा हुआ हो। तो जब तक हमें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, ऑथेंटिक हमें रास्ते नहीं मिलते, रूट्स नहीं मिलते, सिचुएशन का हमें पता नहीं है, तब तक हमें नहीं मूव करना है। तो ये सारे कुछ बातें थी फ्लड के बारे में। अब हम सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं जो कि है साइक्लोन। साइक्लोन मतलब बवंडर। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस ए सडन स्ट्राइक इज मेड बाय सीवियर स्टॉर्म्स। सडनली जो एकदम से तूफान आने की जो न्यूज में बताते हैं साइक्लोन आ रहा है, ये सब कुछ अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो आप पहले से प्रिकॉशन लेना शुरू कर दें। ये ज्यादातर कहाँ आते हैं, दरिया किनारे पे, जैसे सी कोस्ट वाले जो एरिया होते हैं ना, सी कोस्ट लाइन वाले एरिया, वहां पे ज्यादातर ये आता है। तो जब भी ये आए तो आप सतर्क रहें एंड पहले से न्यूज आप देखते रहे ऐसे समय में, जिससे आपको मदद मिल सकती है कि क्या आपके आसपास के कंडीशन होने वाले हैं इन नियर फ्यूचर। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस ये होता है। दीज स्टॉर्म्स आर नोन एज साइक्लोन इन इंडिया। इस टाइप के जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी थी ना, ड्यू टू से लेके स्टॉर्म्स तक, इस टाइप की चीजों को हम इंडिया में साइक्लोन बोलते हैं, और यूएसए यानी कि अमेरिका के अंदर इसको ह्यूरिकेन या टॉर्नेडो भी बोलते हैं। आपको ये चीजें याद रखनी है, जिससे ये वन लाइन में अगर आप आए तो लिख सकते हो आप लोग। इंडिया में हम बोलते हैं साइक्लोन, यूएसए अमेरिका में बोलते हैं हरिकेन या फिर टॉर्नेडो। फिर टाइकून, टाइकून हम कहाँ बोलते हैं, हम बोलते हैं चाइना या जापान के अंदर टाइकून बोला जाता है इसको, टाइफून। ठीक है, These severe atmospheric storms are created due to unequal atmospheric pressure. Such storms, cyclone, create devastation over the area over which they pass. जहाँ से भी ये लोग जाते हैं, ये लोग इन द सेंस साइक्लोन जहाँ से भी पास होता है, बवंडर जिस जिस एरिया से पास होके जाता है वो पूरा का पूरा एरिया जो है बर्बाद कर देता है, डिवास्टेट यानी कि डिस्ट्रॉय कर देता है। Its devastating effect are felt along the coast of eastern India. कोस्ट ऑफ ईस्टर्न इंडिया मतलब जैसे कच्छ सौराष्ट्र की साइड जो है ये ज्यादातर देखने को हमें मिलता है। क्यों? क्योंकि जहाँ भी समुद्र होगा वहां पे ज्यादातर देखने को मिलेगा। जैसे उड़ीसा में भी देखने को मिलता है, वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिलता है। क्या है, जहाँ पे सी कोस्ट लाइन ज्यादा होती है वहां पे ज्यादातर इस टाइप के तूफान देखने को मिलते हैं। देन वी हैव व्हाट टू डू। जब भी तूफान आ रहा है तो हमें कौन कौन से ऐसे प्रिकॉशन लेने हैं उसकी हमें यहाँ पे लिस्ट दे रखी है, ये पूरी की पूरी लिस्ट उसकी है। सबसे पहला है कीप व्यूइंग द न्यू बुलेटिन्स ऑन टीवी। बुलेटिन्स मतलब कौन कौन सी खबरें आ रही हैं उसका आप अप टू डेट रहें, कौन सी खबरें आ रही हैं, कहाँ कहाँ भी तूफान आ रहा है, आपके एरिया में कैसा है, वेदर फोरकास्टिंग आप चेक करते रहो। Those who have a radio should keep an extra battery ready. ये पुराने जमाने की बात कर रहा है अब, क्योंकि आज के जमाने में रेडियो होते नहीं है, पर भले ही नहीं होते हम पढ़ लेते हैं इस पॉइंट को। ये क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास रेडियो है, अगर उसमें इस टाइप की बुलेटिन्स, इस टाइप की खबरें आती हैं, फोरकास्टिंग होता है, तो आप एक्स्ट्रा बैटरी रख के रखिए, जिससे अगर आपका रेडियो बंद हो जाता है, खराब हो जाता है, बैटरी खराब हो जाती है, तो आप उसको डाल के फिर से चला सकते हो। मोबाइल फोन को पूरा का पूरा चार्ज करके रखें एडवांस में, जिससे कभी भी अगर आपको मोबाइल फोन की जरूरत पड़े, कुछ इंपॉर्टेंट कॉल करना है, इमरजेंसी है, तो आप तुरंत कॉल कर सकते हैं। या फिर अपने साथ आप पावर बैटरी जो आती है ना, पावर बैंक, उसको भी आप साथ रख सकते हैं फुल्ली चार्ज करके।
जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जो भी वार्निंग ब्रॉडकास्ट हो रहा है, उसको पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट करें। अगर वो लोग बोल रहे हैं कि घर पे रहो, तो प्लीज स्टे एट योर होम, जिससे आप सेफ रहोगे। एंड जितने भी रूमर्स हैं, यानी कि जितनी भी अफवाहें उड़ रही हैं कि ये जगह सेफ है, यहाँ पे आप चले जाओ, उसकी बात माननी नहीं है, क्योंकि रूमर्स हमेशा गलत होते हैं। स्टोर एडिशनल फूड, ड्राई ब्रेकफास्ट एंड ड्रिंकिंग वाटर एज पर नीड। पहले से ही थोड़ा खाना, ड्राई ब्रेकफास्ट एंड ड्रिंकिंग वाटर अपनी नीड, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से स्टोर करके रखें, जिससे इन फ्यूचर आपको हेल्प होगी। कीप प्रोविजन ऑफ फूड, मेडिसिन नेसेसरी फॉर चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल। बूढ़ों के लिए मेडिसिन एंड बच्चों के लिए अगर कुछ ऐसी दवाएं हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बिना वो नहीं रह सकते, तो उसको प्लीज याद करके पहले से स्टोर करके रख लें, जिससे आपको एंड टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। If the rescue teams tell you to vacate your home, cooperate with them. अगर आपको रेस्क्यू टीम बता रही है कि यहाँ से हटो, इवैक्यूएट हो बेसिकली, तो वहां से हट के आपको जहाँ पे भी टीम बोल रही है वहां पे जाना चाहिए, जिससे आपकी जान बच सकती है। नॉन गवर्नमेंट, अगर आप किसी शेल्टर में या शेल्टर होम में रुके हुए हो, जो कि एनजीओ या फिर गवर्नमेंट ने क्रिएट करा है, तो उनके इंस्ट्रक्शन के बिना आप प्रीमाइसेस, उस घर को, शेल्टर को छोड़ के ना जाए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी हो सकती है। क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट जो होती है वो आपके भले के लिए सोचेगी। आपको खतरा हो सकता है अगर आप गवर्नमेंट को बिना बताए या बिना उनकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करे वहां से चले जाओ तो। डू नॉट कीप योर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स टाइड अप। आपके जो एनिमल्स हैं, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स मतलब जैसे आप अगर भैंस को पालते हो, गाय को पालते हो, ये सारे एनिमल्स को अगर आप पालते हो, तो अगर आपका उनका भैंस का तबेला, जैसे गाय का तबेला होता है ना, तो आप उसको बांध के रखते हो उन एनिमल्स को, तो उनकी जो डोरी है आप वो खोल दो, जिससे अगर आप नहीं भाग पाए तो वो लोग भाग सकेंगे, नहीं तो उनकी लाइफ जो है खतरे में आ जाएगी, वो लोग मर भी सकते हैं। इफ दे आर फ्री, अगर वो एनिमल्स फ्री हैं तो वो भाग सकेंगे, अपनी लाइफ को सेव कर सकेंगे, तो उनको खुला छोड़ दो, बंद करके मत रखो ऐसे समय पे। तो हम पढ़ेंगे कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी एट द टाइम ऑफ साइक्लोन। तो let's see. Do not pay any attention to gossips, rumors, except for the instruction issued by weather department on radio. आजू बाजू के लोगों की बातें नहीं सुननी है, उनकी गॉसिप्स, रूमर्स कुछ भी फॉलो नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आसपास का जो एरिया है वो थोड़ा शांत हो गया है, रेनफॉल जो बहुत बरस रही थी वो कम हो गई है, तब भी बिना किसी इंस्ट्रक्शन के बिना वहां पे ना जाएं, खुले एरिया में ना जाएं, क्योंकि कभी भी बरसात आ सकती है, हैवी रेनफॉल, विंड आ सकती है, तो बहुत खतरा होगा आपको। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक पोल्स। इलेक्ट्रिक के जो पोल होते हैं, उनके खंभे जो होते हैं इलेक्ट्रिक के, उसको ना टच करें। लूज वायर बहुत से होते हैं जिससे आपको करंट लग सकता है और आपकी जो लाइफ है खतरे में आ सकती है। डू नॉट टेक शेल्टर नियर बिगर होर्डिंग्स और लार्ज ट्रीज। कहीं भी अगर आपको ऐसा दिख रहा है, बड़े होर्डिंग्स यानी बड़े एडवर्टाइजमेंट के जो पिलर्स होते हैं जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट लगती है, वहां पे या फिर बड़े बड़े जो ट्रीज हैं उनके नीचे ना रुके, उनके वहां पे खड़े ना हो, क्योंकि कभी भी ट्रीज या बिग होल्डिंग एडवर्टाइजमेंट के गिर सकते हैं आपके ऊपर। ये सारा कुछ पार्ट हमने देख लिया साइक्लोन के बारे में, एंड ऊपर हमने फ्लड के बारे में भी देख लिया है। अब हम आते हैं हमारे थर्ड टॉपिक पे, जो कि है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या है हम वो देखेंगे। अर्थक्वेक जब आता है तो हमें क्या प्रिकॉशन लेने हैं और कौन कौन सी चीजें से हमें बचना है, क्या चीजें नहीं करनी, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। जनरली अर्थक्वेक का मतलब होता है शेकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब धरती के जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो जब हिलती हैं, मूवमेंट जब होता है, उसको हम बोलते हैं अर्थक्वेक। और ये बहुत ज्यादा मेजर एरिया में भी पाए जाते हैं, जैसे जापान को अर्थक्वेक वाला सिटी बोला जाता है। जापान इज मेनली नोन फॉर द अर्थक्वेक। अगर आप सर्च करोगे गूगल में कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ अर्थक्वेक कहाँ पे आते हैं, दैट इज जापान। लेट्स रीड. An earthquake is felt. Its major area are the regions with the weaker relief on the surface of the earth. Probable earthquake region can be identified, but an earthquake cannot be forecast. Earthquake को हम पहले से predict नहीं कर सकते हैं. We cannot forecast it. Thus, much damage is caused in the absence of a forecast. इसी रीजन की वजह से, क्योंकि हम फोरकास्ट नहीं कर सकते, हमें पहले से नहीं मालूम चलता है, इसी कारण की वजह से ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। What to do? क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं जब अर्थक्वेक आता है तब। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक स्टे बीनीथ ए लार्ज टेबल और लार्ज बेंच और लार्ज टेबल।
बीनीथ का मतलब होता है नीचे, जैसे कोई टेबल है, कोई बड़ी सी बेंच है, उसके नीचे जाके आप बैठ जाओ, जिससे क्या होगा, कुछ भी गिरेगा तो बेंच या टेबल पे गिरेगा। जापान में मोस्टली लोग यही करते हैं क्योंकि वहां पे तो बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो लोग अपना काम धंधा छोड़ दें, तो वहां के लिए चीज बहुत नॉर्मल हो चुकी है। इफ यू आर इन स्कूल, सिट बीनीथ ए बेंच। बीनीथ मतलब मैं फिर से बता रही हूँ, बेंच के नीचे चले जाओ। If you are in an open space, stay away from buildings, balcony, electric power lines and electric poles. जब कभी भी आप खुले एरिया में हो और तब अर्थक्वेक आ रहा है, तो मेक श्योर कि आप जो बालकनी है या फिर जो बिल्डिंग है, इलेक्ट्रिक पावर लाइन है, उसके नीचे नहीं हो, इलेक्ट्रिक पोल के नीचे नहीं खड़े, क्योंकि कभी भी खंबे हैं, बिल्डिंग्स है, वो कभी भी टूट के गिर सकती है। इफ यू आर ड्राइविंग ए व्हीकल, देन ब्रिंग योर व्हीकल टू हॉल्ट। अगर आप कभी भी ड्राइविंग कर रहे हो तब भूकंप आया, तो अपने व्हीकल को हॉल्ट पे रख दो, यानी कि रोक दो अपने व्हीकल को, कि ब्रिज के नीचे चले जाओ और जितना जल्दी हो सकता है उतना क्विकली एक्शन लो। Remain seated in your vehicle till the earthquake tremors are not over. अपनी गाड़ी में ही बैठे रहो जब तक अर्थक्वेक के जो ट्रिमर्स हैं, ट्रिमर्स मतलब माइनर जो अर्थक्वेक आता है, माइनर शेकिंग जो होती है, मेन अर्थक्वेक चले जाने के बाद हल्का हल्का जो हमें महसूस होता है, जब तक वो भी ओवर ना हो जाए तब तक आप अपनी व्हीकल में ही रहो। इवन आफ्टर अर्थक्वेक ट्रेमर्स आर ओवर, फ्यू थिंग्स लाइक फ्रिज, photographs on the wall, ceiling fans may fall down afterwards, so keep away from them. जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि अर्थक्वेक थम गया है, लेकिन फिर भी आप कौन कौन से प्रिकॉशन लोगे? फ्रिज है, फोटोग्राफ है यानी कि फोटो फ्रेम जो वॉल पे होती है, सीलिंग फैन जो हमें पंखे लगे रहते हैं ऊपर घर पे, उन सारी चीजों से अवेयर रहो, हैं जो गिर सकती हैं, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। फॉर इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस अबाउट द इवेंट, लिसन टू द रेडियो। लोकल रेडियो जो होता है उस पर सारी फोरकास्टिंग चीजें बताई जाती हैं, तो आप वो सुनते रहो, जिससे आपको चीजें मालूम चलती रहेंगी। न्यू बिल्डिंग्स अंडर कंस्ट्रक्शन शुड बी मेड अर्थक्वेक प्रूफ। आजकल की नई नई जो बिल्डिंगें बन रही हैं उनको ऐसे बनाना चाहिए जिससे वो अर्थक्वेक प्रूफ हो, यानी कि अगर भूकंप भी आए तो कुछ ज्यादा डैमेज ना हो, बिल्डिंग ना गिरे, क्योंकि जापान की बिल्डिंग इसी टाइप की बनी हुई है कि अर्थक्वेक आता है तब भी उन लोगों को इतनी टेंशन नहीं रहती है। इस टाइप की मजबूत बिल्डिंगें बनाई हैं। अब हमें लिखा है व्हाट नॉट टू डू, यानी कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट है डू नॉट शाउट और फ्ली इन पैनिक। डू नॉट शाउट और फ्ली का मतलब क्या होता है? टू रन अवे और एस्केप फ्रॉम समथिंग, यानी कि हमें चिल्लाना नहीं है, पैनिक नहीं करना। फ्ली मतलब वही मैंने जो आपको बताया, टू रन अवे और एस्केप फ्रॉम समथिंग, यानी कि भागना नहीं है सबसे पहले तो, शाउटिंग नहीं करना, पैनिक नहीं होना, शांत दिमाग से वहीं खड़े रहना है जहां आप हो। Do not attempt to prevent the things falling down after the earthquake tremors. जैसे फोटो फ्रेम गिर गई या कुछ गिर गया तो उसको उठाने की कोशिश नहीं करनी है, आप टेबल के नीचे हो तो वहीं आप बैठे रहो। Do not use elevator. This one is very important point. अगर आप रियल लाइफ में कभी आपने अर्थक्वेक को फेस करा है तो आप ध्यान रखना कि जब भी अर्थक्वेक आए तो एलिवेटर यानी कि लिफ्ट जो होती है फ्लैटों में लगी रहती है, लिफ्ट उसका यूज हमें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि लिफ्ट कभी भी बंद हो सकती है, तब आप लिफ्ट में अटके रह जाओगे, कोई आपको बचाने नहीं आ पाएगा। इफ यू आर इन हाउस, डू नॉट स्टैंड नियर वुडन कैबिनेट, कपबोर्ड, सेफ, मिरर और ए ग्लास चैंडलर। अगर आप घर पे हो और तब भूकंप आ रहा है, तब आपको ध्यान रखना है कि वुडन कैबिनेट्स जो होते हैं, जो लकड़ियों की कपबोर्ड होती है, उसके पास खड़े नहीं रहना। और मिरर और एक ग्लास चैंडलर। ग्लास चैंडलर मतलब क्या होता है? कांच का झूमर। कांच का झूमर मैं आपको पिक्चर में दिखा दूंगी। उसके नीचे भी आपको नहीं खड़े रहना, क्योंकि वो कभी भी गिर सकता है और आपके सर पे कांच लगेगा तो पूरा खून खून हो जाएगा, आपकी जान भी जा सकती है। Do not light a matchstick or a lighter. Do not switch on electric gadget before confirming that cooking gas is not leaking, because leaking gas may explode. आपको जब तक ये मालूम नहीं है कि गैस जो है आपके घर की वो लीकिंग नहीं हो रही है, तब तक आप नहीं यूज करोगे कौन कौन सी चीजें? लाइटर, मैच स्टिक या लाइट, क्योंकि कभी भी एक्सप्लोजन हो सकता है। एक्सप्लोजन मतलब कभी भी आग लग सकती है, एकदम सब कुछ जल जाएगा आपका घर बार। डू नॉट पुट ए फोन कॉल अनलेस फॉर इमरजेंसी, मेडिकल हेल्प और फायर। ए प्रॉम्प्ट कॉल में इंटरप्ट टेलीफोन नेटवर्क विच में ऑब्स्ट्रक्ट द रिलीफ वर्क। अगर आपको फोन का काम नहीं है तो अननेसेसरी किसी को भी कॉल ना करें। अगर इमरजेंसी है, मेडिकल हेल्प चाहिए या फायर बुझाने के लिए, फायर एक्सटिंग्विशर के लिए हेल्प चाहिए, तभी इसी टाइम पे आप कॉल करें। नहीं तो क्या होता है, इस टाइम पे टेलीफोन के जो नेटवर्क्स होते हैं वो काम नहीं करते और इंपॉर्टेंट कॉल भी मिस हो सकता है। डॉक्टर की जरूरत है, किसी को इंजरी हो गई
तो उसका कॉल नहीं मिले ऐसे चांसेस हो सकते हैं, बिकॉज टेलीफोन नेटवर्क बिजी हो जाता है और रिलीफ वर्क में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो जब भी कुछ नेसेसरी हो तभी आप कॉल करें, अनलेस इमरजेंसी नहीं है तो प्लीज कॉल ना करें। ये सारी कुछ चीजें थी अबाउट अर्थक्वेक, ये भी हमने देख ली। अब हम देखते हैं सुनामी के बारे में। सुनामी एक्चुअली है क्या वो हम देखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद जैसे हमने ऊपर भी देखा व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, फिर उसके बाद हम ड्रॉट देखेंगे एंड उसके बाद फॉरेस्ट फायर, उसके बाद आई थिंक या उसके बाद ये हमारा पार्ट 1 खत्म हो जाएगा वीडियो का। तो चलिए हम जल्दी से रीड करते हैं। The destructive and powerful sea waves are called tsunami. सुनामी मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव यानी कि डिस्ट्रॉय कर दे, और बहुत पावरफुल समुद्र की लहरें, उनको हम बोलते हैं सुनामी। These are generated at the sea bottom. ये ज्यादातर समुद्र के बीच वाले भाग में होती हैं। ये मेनली अर्थक्वेक की वजह से होती हैं। सुनामी और अर्थक्वेक जो है वो दोनों रिलेटेड है विद ईच अदर, ये बात आप ध्यान रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है ये। ड्यू टू अर्थक्वेक हैविंग ए रेट ऑफ 7 और मोर, अगर अर्थक्वेक का जो रेट है यानी कि अर्थक्वेक का अगर आपने कभी देखा हो न्यूज में तो उसमें बताते हैं कि अर्थक्वेक कितना तेज था, 7 पॉइंट 8 पॉइंट इतना सब बताते हैं। अगर अर्थक्वेक वो जो आया था वो 7 या 7 से ज्यादा का है तब सुनामी हो सकती है। और बाय वोल्केनिक इरप्शन, अगर वॉल्केनो भी इरप्ट हो रहा है तब भी सुनामी आ सकती है, ये यहाँ पे बताया गया है। सुनामी मीन्स डिस्ट्रक्टिंग वेव्स इन जापानीज लैंग्वेज। जापानीज लैंग्वेज में सुनामी का मतलब ये होता है कि ऐसी वेव्स जो सारी कुछ चीजें डिस्ट्रॉय कर देती हैं। एंड सुनामी कहाँ पे आती है, ये समुद्र में आती है, बड़ी बड़ी लहरें होती हैं एंड सारा कुछ डिस्ट्रॉय कर देती हैं ये। सुनामी अकर्स मोस्टली ड्यू टू अर्थक्वेक ऑन ओशन फ्लोर्स, ये यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देती हूँ क्योंकि दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। Tsunami occurs mostly due to earthquake on ocean floors. So these are called oceanic earthquake waves. ये भी important है। इसका दूसरा नाम क्या है, सुनामी का दूसरा नाम, तो इसको हम बोलते हैं oceanic earthquake waves. These waves travel very fast in a circular pattern from the place of their origin. Circular pattern मतलब सुनामी कैसी आती है, ऐसे ऐसी ऐसी बवंडर की टाइप होती है, इस टाइप का रहता है समुद्र के अंदर। आगे क्या लिखा है, इन डीप सी दीज वेव्स आर नॉट डिस्टिंक्टली ड्यू टू देयर शॉर्टर वेव हाइट, बट व्हेन दे अप्रोच coast and shallow sea they turn into devastating form. Its velocity reduces near coast but height increases, so these waves surge ahead in the form of wall near sea coast and cause devastation. मैं आपको फोटो भी दिखा दूंगी जिससे आपको क्लियरली समझ आ जाए कि कैसी दिखती है सुनामी। More than 2 lakh people from Thailand, India, Indonesia, Sri Lanka and other southeastern countries became victim of highly destructive tsunami on 26 December 2004. 26 दिसंबर 2004 को 2 लाख से भी ज्यादा लोग थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका और ऐसे बहुत सारे कंट्री के लोगों ने इसको फेस करा था। कब, तो आपको डेट याद रखनी होगी, 26 दिसंबर 2004 को। आज के ज़माने में हमारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स, फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग, ये सारा कुछ थोड़ा सा इजी हो चुका है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसकी वजह से हम सुनामी को कभी कभार प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। एंड अगर प्रिडिक्ट हो जाती है तो बहुत सारे लोगों की जानें बच सकती हैं, पहले से हम पहले से प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो आज की इस तारीख में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने लगी है। अब अगर सुनामी हमें मालूम है कि आने वाली है या फिर आ गई तो हम कौन कौन से प्रिकॉशन लेंगे वो हम यहाँ देखते हैं। व्हाट टू डू with tsunami warning, move to a safer place away from sea coast. दरिया किनारे से सी कोस्ट से सेफ जगह पे चले जाओ जिससे कि आपको सुनामी हार्म ना करे। Keep a radio handy and act accordingly to the instruction received from the authorities. अपने आसपास रेडियो रखो, न्यूज़ देखते रहो कि क्या हो रहा है जिससे आपको सब कुछ इंस्ट्रक्शन पता चलता रहेगा। Construction of new building societies should be carried out considering the tsunami impact. अगर कोई बिल्डिंग बन रही है या फिर कुछ रेस्टोरेंट या कुछ भी बन रहा है तो ये सारी कुछ चीजें सुनामी को देख के बनानी है, क्योंकि अगर एक बार हम बनाने लगे और सुनामी वहां पे आ गई तो पूरी की पूरी ढह जाएगी एक तो बिल्डिंग, एंड बहुत ज्यादा वर्कर्स को एंड बाकी सारे लोगों को लॉस फेस करना पड़ सकता है। मैंग्रोव रिड्यूस द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ सुनामी, सो अटेम्प्ट्स शुड बी मेड टू एक्सपांड द स्पैन। अब मैंग्रोव क्या होता है,
अगर जिसको नहीं मालूम मैं आपको बता देती हूँ, मैंग्रोव जो है वो एक टाइप के ट्रीज होते हैं। ये एक ट्रीज की प्रजाति होती है जिसको हम बोलते हैं मैंग्रोव ट्रीज। ये कहाँ पे है? हमारे इंडिया में मोस्टली वेस्ट बंगाल में है, क्योंकि वहां पे ये सारी चीजें आती रहती हैं कि समुद्र वाला इलाका है वो। मैंग्रोव ट्री ना कि सिर्फ सुनामी को रोकने में हेल्प करते हैं, अगर कभी फ्लड आता है या फिर सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसको भी इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। मैं आपको फोटो दिखा दूंगी स्क्रीन पे कि कौन से होते हैं मैंग्रोव ट्री, जिससे आपको मालूम चल जाए। तो अगर आपको इस टाइप के एरिया में रह रहे हो आप, जहाँ पे पानी आता है या फिर जहाँ पे सुनामी आती है, तो मेक श्योर कि आपके आसपास आप मैंग्रोव ट्री को ग्रो कर रहे हो। इससे क्या होगा? सुनामी का इम्पैक्ट कम होता है। अब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी? तो डू नॉट टेक शेल्टर ऑन टॉल बिल्डिंग्स बिकॉज दिस बिल्डिंग में कोलैप्स, गिर सकती है बिल्डिंग ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव वेव्स। After the tsunami recedes, do not approach sea coast till the instruction are received from the authorities. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ड्रॉथ के बारे में। ड्रॉथ यानी कि अकाल। अकाल क्या होता है? जब हमें फूड की तंगी हो जाती है, स्टारवेशन, भूखमरी हो जाती है, रेनफॉल नहीं गिरता, क्रॉप्स ग्रो नहीं होते, हमारा एग्रीकल्चर खराब हो जाता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि वाटर पे डिपेंडेंट है उनको क्राइसिस झेलने पड़ते हैं, जो कि बहुत ज्यादा हैवी, हमें डैमेज फेस करना पड़ सकता है एग्रीकल्चर, नेचुरल वेजिटेशन में। ये सारा कुछ आता है ड्रॉथ के अंदर। एक बार पढ़ लेते हैं। ए ड्रॉथ इज हाईली डिस्ट्रक्टिव हैजार्ड लीविंग ए लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट। यानी कि अगर भूखमरी हो गई, ड्रॉथ आ गया, अकाल पड़ गया, तो उसके बहुत ज्यादा कॉज एंड इफेक्ट हमें झेलने पड़ सकते हैं। इट इज कनेक्टेड विद वाटर एंड फूड विच आर वेरी मच नीडेड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। खाना और पानी दोनों ऐसी चीजें हैं जिसके बिना हमारा एग्जिस्टेंस बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियसली ऑक्सीजन भी चाहिए, लेकिन ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। The problem of drought occurs in region of monsoon climate where the rainfall is irregular and is very scanty. ये उस एरिया में होता है जहाँ पे मॉनसून यानी कि बारिश जो है वो कम पड़ती है, इरेगुलर या फिर ना के बराबर पड़ती है, जिससे क्रॉप ग्रो नहीं हो पाते, फूड ग्रेन्स नहीं हो पाते, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि कंप्लीटली वाटर पे डिपेंडेंट है उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और नेचुरल वेजिटेशन को, एग्रीकल्चर को, सबको लॉस हो सकता है एंड बहुत से लोग इसकी वजह से, स्टारवेशन की वजह से मर भी जाते हैं। स्टारवेशन मतलब क्या होता है? आप अपनी टेक्स्ट बुक में लिख लो, कंडीशन ऑफ लाइफ, स्टेज ऑफ लाइफ जहाँ पे आपको खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा और इस सारी चीजों की वजह से आप भूख की वजह से मर रहे हो, तो भूखमरी। लिख लेना अपनी टेक्स्ट बुक में, जिससे आप जब भी पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। देन है व्हाट टू डू। इस समय पे आपको क्या करना है वो हम देखते हैं। ड्रिप इरिगेशन इन एग्रीकल्चर शुड बी इंटेंसिव। ड्रिप इरिगेशन एक टाइप की टेक्निक होती है जो कि फार्मिंग में यूज होती है। ड्रिप मतलब बूंद बूंद करके आपका पानी छाटा जाता है, जिससे ज्यादा यूज ना हो वाटर का एंड वाटर वेस्ट ना हो। ये आप अच्छी तरह याद रख लेना, ड्रिप इरिगेशन टेक्निक यूज करी जाती है। फूड राशनिंग एंड यूज ऑफ वाटर शुड बी प्लान आफ्टर एस्टिमेटिंग देयर अवेलेबिलिटी। फूड राशनिंग मतलब राशन देना मतलब जिन लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है, जितनी क्वांटिटी में जरूरत है उतना देना। राशन मतलब डिवाइड कर देना, रेशियो में दे देना कि इतना इसको देना, इतना इसको देना, मतलब ध्यान से प्लान करके दूसरों को सामान देना। अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर फेयर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड रिलीफ वर्क। गवर्नमेंट को इसमें ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादातर दुकानदार जो हैं वो ज्यादातर महंगा ना कर दे प्रॉफिट कमाने के चक्कर में। फूड ग्रेन्स जो बेसिक नेसेसिटी की चीजें हैं उनको महंगा ना कर दे, नहीं तो गरीब लोग जो है वो तो ऐसे ही मर जाएंगे। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुड बी स्टॉप एक्सेप्ट फॉर इनएविटेबल वर्क। कंस्ट्रक्शन की जितनी भी एक्टिविटी है वो रोक देनी चाहिए। क्यों रोक देनी चाहिए? क्योंकि अगर वो जरूरी नहीं है, इनएविटेबल वर्क है यानी कि जरूरी कामकाज नहीं है, तो उनको जल्दी से रोक दिया जाए, वरना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आगे व्हाट नॉट टू डू। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि नहीं करनी चाहिए हमें एट द टाइम ऑफ ड्रॉथ। ठीक है, तो प्रिवेंट फूड वेस्टेज। अब जिस समय पे भूखमरी हो रही है, पानी नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, तो तब तो हमें फूड वेस्ट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत कॉस्टली हो जाएगा उस समय फूड। डू नॉट होल्ड लार्ज स्केल डिनर पार्टी। बहुत बड़ी बड़ी आलिशान पार्टीज, डिनर, ये सारा कुछ अरेंज नहीं करना है। इससे क्या होगा, जो गरीब है उनको फूड नहीं मिल पाएगा और अमीर लोगों के पास तो पैसे होते हैं, वो कहीं से भी खरीद लेंगे। सिटीजन शुड नॉट होर्ड फूड ग्रेन्स और फोडर। ठीक है, आगे है फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर भी एक बार हम पढ़ लेते हैं क्या है।
देखो फॉरेस्ट फायर कब अगर होती है वो मैं आपको बता देती हूँ इन सिंपल लैंग्वेज। जब जैसे दो ट्रीज हैं और वहां पे क्या है, हवा चल रही है हल्की हल्की थोड़ी सी आप कह लो, एंड हैवी रेन नहीं है, सूखा पड़ गया है थोड़ा सा, पत्तियां सूख गई हैं, ब्रांचेस सूख गई हैं, तो दो ब्रांचेस या दो तीन ब्रांचेस साथ में मिलके जैसे टकराती हैं तो एक कंबशन रिलीज होता है, एक टाइप की लाइटनिंग रिलीज होती है, एंड वो पूरी लाइट जो है पूरे फॉरेस्ट को कॉज करती है, इसलिए फॉरेस्ट फायर हो जाती है। मैं आपको पिक्चर से भी समझा दूंगी जिससे आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। फॉरेस्ट फायर विच अकर्स इन फॉरेस्ट क्रिएट्स डिवास्टेशन एक्सेप्ट फॉर लाइटनिंग, ऑल अदर reasons for a forest fire are man induced, among them throwing of burned birds of cigarettes। ये हमारी वजह से ही होता है एक्सेप्ट लाइटनिंग, यानी कि अगर बिजली गिरती है, बिजली जो है इस टाइप की बिजली होती है ना इमोजी में, अगर बिजली गिरती है तो दैट इज नेचुरल। लेकिन ये सारे कुछ कारण जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारे कुछ हमारी वजह से होती है फॉरेस्ट फायर। अगर बिजली गिरी है उसकी वजह से हुआ है तो वो नेचुरल कॉज है, बाकी सारे मैन मेड कॉज है। बर्न ऑफ सिगरेट्स, यानी कि हम फॉरेस्ट में अगर कोई टूरिस्ट जा रहा है या फिर कुछ भी किसी का ग्रुप जा रहा है कॉलेजेस का, अगर वो बीड़ी पी रहे हैं तो बीड़ी ऐसे फेंक दी तो उसकी एशेज जो रह जाती है उसकी वजह से भी फॉरेस्ट फायर कॉज हो सकती है। मैच स्टिक, माचिस की तीलियां या फिर कुछ भी ऐसी चीजें टूरिस्ट ने या पिलग्रिम्स वालों ने छोड़ दी उस जगह पे। तीर्थ यात्रा, पिलग्रिम मतलब तीर्थ यात्रा पे कोई जा रहा है, टूरिस्ट लोग हैं। शेफर्ड्स यानी कि जो गाय बकरियों को चलाता है, मेनली अ पर्सन हुज जॉब इज टू लुक आफ्टर शीप। इस टाइप के लोग जो आ रहे हैं वो कुछ ऐसी चीजें छोड़ दे रहे हैं, बर्निंग चीजें, जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर कॉज कर सकती है। तो ये सारे कुछ मैन मेड रीजन है। These are probabilities of forest fire occurring during a dry season after autumn। ऑटम के बाद जब ड्राई सीजन आता है, सूखा सीजन जब आता है, तभी मेनली ये कॉज होता है। At that time, the dry grass and fallen tree leaves act as fuel। This situation is responsible for spread of forest fire। सूखी घासें, सूखे पत्ते, ये सारी कुछ चीजें फ्यूल की तरह एक्ट करती है और इसकी वजह से फॉरेस्ट फायर हो सकती है। यहाँ पे अब इसका मेन रीजन बताया गया है कि क्यों होती है फॉरेस्ट फायर, तो ये आप ध्यान से पढ़ लेना। When both wind and inflammable fuel are dry, they form the basis of forest fire which spread faster during windy days। जब भी विंड वाला वातावरण है, हवा वाला वातावरण है और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो जल्दी से फॉरेस्ट फायर कॉज होती है, बहुत जल्दी फैलाती जाती है। Of more temperature and less humidity, some trees ooze out oily and inflammable material, so the fire spreads faster। कुछ ऐसे ट्रीज हैं जो कि अपने अंदर से थोड़ा ऑयली और इनफ्लेमेबल मटेरियल निकालते हैं, जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर क्या है और बढ़ती जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है अमेज़न के जंगल, जहाँ पे रिसेंटली आग हुई भी थी, हम सब लोगों ने देखा था न्यूज के अंदर, जो कि है अमेज़न के जंगल। वंस द फॉरेस्ट फायर स्टार्ट्स इट स्प्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। जिस डायरेक्शन में विंड जा रही है उस डायरेक्शन में फायर जल्दी बढ़ती जाती है, एडवांसिंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर ऑन ऑल साइड्स। वंस इट स्टार्ट and if attempts are not made promptly to extinguish it, the forest fire would not stop under two situations। अगर फायर को रोका नहीं जल्दी से प्रॉम्प्टली फायर एक्सटिंग्विशर को लेके, तो ये दो केसेस ऐसे हैं जिसमें शायद फायर रुक सकती है या तो बढ़ती जाएगी। वो कौन से ऐसे दो केसेस हैं? तो फर्स्ट है द फॉरेस्ट फायर इज एक्सटिंग्विश्ड कंप्लीटली बाय इटसेल्फ, यानी कि खुद ही अगर उसको जगह नहीं मिली, फॉरेस्ट को ऑक्सीजन नहीं मिला, तब ऐसा हो सकता है कि वो खुद से ही बंद हो जाए फॉरेस्ट फायर, या तो एकदम से अगर बहुत ज्यादा बारिश पड़े, हैवी रेनफॉल हो, तभी वो रुक सकती है। फॉरेस्ट फायर स्मोक एंड स्पार्क राइजिंग हाई विद द वार्म एयर करंट क्रिएट अ रिस्क ऑफ फायर अमॉन्ग द नियर बाय सेटलमेंट। यानी कि अगर फॉरेस्ट फायर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया गई है, तो अगर वो इलेक्ट्रिक खंबे को टच हो रही है तो वहां के आजू बाजू के सेटलमेंट्स है, जो लोग रह रहे हैं, उनको भी हार्म कर सकती है। व्हाट टू डू? एक्ट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जैसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले बता रहे हैं उस हिसाब से आपको इंस्ट्रक्शन उनके फॉलो करने हैं, जिससे आप बच सकते हो। धुआं जो है वहां का बहुत पॉइजनस होता है। अरेंज स्पेशल पेट्रोलिंग इन फॉरेस्ट ड्यूरिंग ड्राई सीजन। गवर्नमेंट को पेट्रोलिंग, यानी कि पेट्रोलिंग मतलब देखभाल करने के लिए लोगों को रखना चाहिए। जैसे जीप में नहीं करते पेट्रोलिंग, देखने जाते हैं, तो कुछ देरी पे ऐसे टाइप के लोगों को रखना चाहिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ऐसा बनाना चाहिए, जब भी ड्राई सीजन आए तब भी उनकी कुछ डिपार्टमेंट वाले वहां पे पेट्रोलिंग करने जाए, देख लेंगे सब कुछ सही है कि नहीं।
एम्प्लॉयज ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शुड बी ट्रेन। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनको ट्रेन करना चाहिए किस चीज के लिए? एक्सटिंग्विशिंग फॉरेस्ट फायर, यानी कि जब भी फॉरेस्ट में आग लगे तो उसको वो बंद कर सकते हैं, एक्सटिंग्विशर से बुझा सकते हैं। व्हाट नॉट टू डू, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी एट द टाइम ऑफ फॉरेस्ट फायर? वाइल ट्रैवलिंग थ्रू ए फॉरेस्ट डू नॉट थ्रू ए बर्निंग बीड़ी और अदर थिंग्स। जब भी हम कहीं फॉरेस्ट में से ट्रैवल कर रहे हैं, हाइकिंग कर रहे हैं, तब हमें ध्यान रखना है कि कहीं भी कूड़ा कचरा ना फेंके, स्पेशली बीड़ी हो गई, कुछ भी ऐसी चीजें जिससे आग लग सकती है। पीपल लिविंग इन सेटलमेंट्स नियर फॉरेस्ट फायर एरिया शुड नॉट इग्नोर द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जो लोग भी फॉरेस्ट के एरिया में नियर बाय सेटलमेंट करते हैं, वहां पे रहते हैं, तो जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोल रहा है उसको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। अगर नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा कॉस्ट आपको झेलने पड़ सकते हैं। सारा कुछ हमने देख लिया अबाउट नेचुरल डिजास्टर, कौन कौन सी ऐसी चीजें थी। हम बाकी का जितना भी पार्ट रह गया है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो कि ये रहा मैन मेड इंड्यूस्ड डिजास्टर। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। मैंने अपना बेस्ट ट्राई करा है समझाने के लिए।